नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जितने भी केस आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनके अंदर क्या वर्डिक्ट रही है उसको देखेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता होना चाहिए कि ये पार्ट 2 है किसका, डीपीएसपी का। इसके पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया है, डीपीएसपी का ओरिजिन कहाँ से है, सोर्स है कहाँ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस प्रकार से लिए गए, 1935 के अधिनियम से इसका क्या रिलेशन है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। उसके बाद हमने जो अध्ययन के स्तर पर समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी के रूप में इसको वर्गीकृत किया है, उस वर्गीकरण के अंदर कौन से आर्टिकल को शामिल किया जाता है। और बाद में हमने देखा कि किन डीपीएसपीज को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, क्योंकि वह मूल संविधान के अंदर नहीं थे। इस सेशन के अंदर हम मूल रूप से दो बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। पहला तो नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जो भी प्रमुख केसेस आए हुए हैं आज तक उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम इसी श्रृंखला में देखेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है मूल मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच की। तो इसके अलावा जो हम देखेंगे कि कुछ डीपीएसपी यानी कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो आपको आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो राज्य को एक निर्देश के तौर पर संविधान के अंदर शामिल किए गए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि भाग 4 से बाहर के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड केस को देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला है इसके अंदर, पहला है आपको भाग, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये यहाँ पहला नंबर ये वाला है। फर्स्ट नंबर पे ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप मार्क करके चलेंगे। सबसे पहले तो आपको यह देखना है यह जो प्रोविजन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, 16 नंबर के पार्ट में आर्टिकल नंबर 335 के अंदर देखने को मिलेगा। 335 नंबर आर्टिकल में भाग 16 में देखने को मिलेगा। यह कहता है कि सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों से रिलेटेड क्या करना है, सेवाओं यानी प्रशासन के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित करते हुए संघ या राज्य के मामलों में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाना चाहिए। यह बात आपको आर्टिकल नंबर 335 और भाग 16 के अंदर देखने को मिल जाएगी। यह डीपीएसपी निर्देश दे रहा है राज्य को कि आप प्रशासन के अंदर एससी एसटी से रिलेटेड जो दावे हैं, दावे किससे रिलेटेड, सेवाओं में और भर्ती के स्तर पर, और वह भर्ती के स्तर पर उनके दावों का जो आप ध्यान रखेंगे वह किस आधार पर रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दक्षता को यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को प्रभावित किए बिना ही आप इनकी नियुक्तियों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आप इनके दावों को देखेंगे और उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। ये एक मिल गया। दूसरा नंबर आप देखेंगे, ये भाग 17 में आर्टिकल नंबर 350 ए के अंदर क्या प्रोविजन है, मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा यह राज्यों को इस बात की निर्देशन देता है कि यह बात आप यहाँ पर देखेंगे, स्थानीय अधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक समूह से संबंधित बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा में उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य को यह निर्देश देते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वह उनकी मातृभाषा में ही प्रदान कराई जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बात आप कहाँ पर देखेंगे, आर्टिकल नंबर 350 ए 350 ए के पार्ट नंबर 17 के अंदर। इसका नेक्स्ट प्रोविजन है जिसमें हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है, राज्य की कुछ ड्यूटी बताई गई है। यह बात आप भाग 17 नंबर के पार्ट में ही आर्टिकल नंबर 351 में देखेंगे। यह बोलता है कि भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में हिंदी भाषा के उपयोग और विकास को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का दायित्व है। भारत की जो समृद्ध संस्कृति है
उसके विकास को या उसके तत्वों को अभिव्यक्त करने, रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, हिंदी भाषा का उस ढंग से विकास करेंगे ताकि लोगों को उन हिंदी भाषा में जो देश की समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसके बारे में जानने समझने का मौका या अवसर प्राप्त हो सके। यह बात आपको आर्टिकल नंबर 351 में भाग 16 के अंदर भाग 17 के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो 3 आर्टिकल हैं, या हम कह सकते हैं 3 डीपीएसपी हैं, 3 डीपीएसपी जो आपको भाग 4 से बाहर देखने को मिलेंगे। भाग 4 से बाहर है और उनके अंदर कौन से हैं? पहला तो है एससी एसटी से रिलेटेड जो दावे हैं, उन दावों के लिए क्या प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल नंबर 335 और भाग 16 के अंदर, भाग 16 के अंदर। उसके अलावा आप देखेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं, अल्पसंख्यक बच्चों की को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यह बात आपको आर्टिकल नंबर 350A में पार्ट नंबर 17 में दी गई है। उसी के साथ आप देखेंगे हिंदी भाषा के विकास का केंद्र सरकार के लिए निर्देशन किया गया है, केंद्र सरकार का दायित्व बनाया गया है 351 नंबर आर्टिकल में भाग 17 के अंदर यह प्रोविजन देखने को मिलेंगे। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में विवाद कब उत्पन्न होता होगा। कई बार ऐसा होता है कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के जो प्रोविज़न है, उनको लागू करने के लिए सरकार कुछ विधियां बनाती है, कानून बनाती है और उन कानूनों को बनाने के दौरान कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है या कुछ मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। इस वजह से यह विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से हमको यह विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि दोनों के बीच विवाद कब होगा। दूसरा विवाद का कारण है कि इसकी प्रकृति में और इसकी प्रकृति में डिफरेंस है। ये जस्टिसिएबल हैं, न्यायोचित हैं, और ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, गैर न्यायोचित हैं। इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार है, यानी इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। इस वजह से आप देखेंगे कि हमको इन दोनों के बीच में कभी-कभी विवाद देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं इन विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालय ने क्या-क्या वर्डिक्ट दे रखे हैं और वर्तमान में क्या प्रोविजन हमको देखने को मिलते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सबसे पहली बार इन दोनों के बीच के विवाद का विषय आया किसमें? एक केस आया चंपाकम दोराई राजन। चंपाकम दोराई राजन बात था 1951 का। इसमें आया पहला मामला है ये चंपाकम दोराई राजन बनाम चंपाकम दोराई राजन मामला 1951। इसमें मामला आया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में किसे वरीयता दी जानी चाहिए। इस मामले में न्यायालय ने क्या किया कि मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की। पहले आप यहाँ पर देख लो, मूल फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी। न्यायालय ने बोला कि यदि मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, पहली बात। लेकिन उन्होंने दूसरी बात इसके साथ में बोल दी। यहाँ पर एक बात यह बोली और दूसरी बात उन्होंने न्यायालय ने यह बोल दी कि यद्यपि मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को कम कर सकती है या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह बात उन्होंने बोल दी। इस बात से प्रभावित होकर संसद ने क्या किया, फर्स्ट नंबर का अमेंडमेंट, फोर्थ नंबर का अमेंडमेंट, 17th नंबर का अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट किसने लगाए? पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए। अब जब ये पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट लाए गए तो इन अमेंडमेंट को विशेष रूप से 17th नंबर के अमेंडमेंट को चुनौती देने के लिए एक दूसरा मामला आया 1967 के अंदर, गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ केस। इसमें दो बातें निकल कर आई।
पहली बात तो यह निकल कर आई कि चंपाकम दोराई राजन मामले में जो न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व या टकराव देखने को मिलेगा तो मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस सिद्धांत को इस मामले में भी वैलिडेशन दिया गया और मान्यता प्रदान की गई। लेकिन इसने और आगे बढ़कर एक दूसरी बात इस मामले में न्यायालय ने सुनाई और वह बात थी कि मूल अधिकारों के पवित्र चरित्र के कारण इसने कहा कि मूल अधिकार इतने पवित्र कैरेक्टरिस्टिक के हैं कि पार्लियामेंट उनको संशोधित नहीं कर सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यहाँ पर बोला था संशोधन कर सकती है, गोलकनाथ में आते आते बोल दिया कि पार्लियामेंट मूल अधिकारों में उनके जो पवित्र चरित्र है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अब भाई बात बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव सरकार कह लीजिए या पार्लियामेंट कह लीजिए, उसके लिए तो ये बात गले से नहीं उतरी कि उसके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि 368 तो उसको स्वतंत्रता देता है कि वह संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। तो रिएक्शन आया। इस रिएक्शन के बाद क्या किया, 2 अमेंडमेंट लाए गए और इन 2 अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया 24 नंबर का और एक अमेंडमेंट लाया गया 25 नंबर का। ठीक है, 24 नंबर के जो अमेंडमेंट था, 24 नंबर का जो अमेंडमेंट था, इसके अंदर क्या किया गया, बोला गया कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पहली बात। दूसरा आर्टिकल 25 नंबर के अमेंडमेंट के माध्यम से, ये दोनों ही अमेंडमेंट 24 नंबर अमेंडमेंट भी 1971 में आया और ये 25वां संविधान संशोधन भी 1971 में ही आया। इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, आर्टिकल नंबर 31C। इसके अंदर क्या किया गया, 2 प्रोविजन ऐड किए गए इस आर्टिकल नंबर 31C के अंदर। पहला पार्ट इसका था कि यदि आर्टिकल नंबर 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या बात समझ में, 39 खा और गा के प्रावधानों को लागू करने के लिए यदि पार्लियामेंट कोई भी संशोधन करती है तो उसको आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 39B और C के प्रावधानों को लागू करने के लिए 39B और C के प्रावधानों को लागू करने के लिए किए गए संशोधन को अनुच्छेद 14, 19 एंड 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि यह जो संशोधन आपने किया है 39B और C के विषयों को लागू करने के लिए यह 14, 19, 31 का वायलेशन कर रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। यह बात पार्ट 1 में बोली गई, किसमें, 31C जो ऐड किया गया था नया आर्टिकल, इसका जो 1 नंबर पार्ट बनाया गया वो यह बनाया गया था। दूसरा नंबर का इसका जो प्रोविजन रखा गया था उसमें बोला गया कि किसी भी ऐसे संशोधन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह उपर्युक्त विषय को पालन या उपर्युक्त विषय को का अनुसरण करता है या नहीं करता है। मैं सरल शब्दों में आपको बताता हूं, ऐसा बोला गया कि कोई भी ऐसा संशोधन जो 39B और C को लागू करने के लिए किया गया है उसे 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह बात बोली गई थी पार्ट 1 में। पार्ट 1 कौन सा, 25वें संविधान संशोधन का पार्ट 1। 25वें संविधान संशोधन का पार्ट 2 कहता है कि इस प्रकार के कोई संशोधन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह इस शर्त को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। यानी संशोधन कैसा भी हो,
आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसने बोला कि आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि यह जो आपने संशोधन किया है यह 39 बी और सी के मामलों को पूरा नहीं करता है या इस शर्त को पूरा नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ में आ पाई आप लोगों को? चंपाकम दोराई राजन से चले हैं, गोलकनाथ तक आए हैं। गोलकनाथ की प्रतिक्रिया में यह रिएक्शन हुआ है किसका? पार्लियामेंट का कह सकते हैं या एग्जीक्यूटिव का कह सकते हैं, सरकार ही उसका संचालन करती है। तो ये 2 अमेंडमेंट लेकर आए हैं। अब क्या होता है कि यह रिएक्शन था किसका? एग्जीक्यूटिव का या पार्लियामेंट का। इसके बाद क्या होता है, एक केस आता है केशवानंद भारती मामला है 1973 का। इसने क्या किया कि इसका बेसिक आपको मालूम है कि संविधान में संशोधन कर सकती हैं, वो आपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा है। इसने मूलतः क्या कहा? इसने कहा कि जो 25वां संविधान संशोधन 1971 का है, उसका जो सेकंड नंबर का प्रोविजन है, जो यह कहता है कि आप इस बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं कि यह जो उपयुक्त संशोधन किया गया है, यह शर्त को पूरा करता है या नहीं करता है। यानी यह जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरीके से डिनाई करने वाला प्रोविजन था। तो जुडिशियल रिव्यू को बनाए रखने के आधार पर केशवानंद मामले में 25वें संविधान संशोधन के जो दूसरे नंबर का प्रोविजन था, इसको क्या किया? नल एंड वॉइड कर दिया, यानी अवैधानिक रूप से अवैधानिक घोषित करते हुए इसे निरस्त कर दिया। क्या आप केशवानंद भारती मामला 1973 तक अपने आप को पहुंचा पाए हैं या नहीं पहुंचा पाए हैं? पहुंचा लिए होंगे, है ना? तो अब हम इसके आगे का डेवलपमेंट देखते हैं। अब क्या हुआ कि केशवानंद भारती मामले के अंदर न्यायालय ने पार्लियामेंट के लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पर कतरने का काम किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप सेकंड वाले प्रोविजन को हटा दीजिए क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर से रिएक्शन आता है, फिर से रिएक्शन आया 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या किया गया? 25वें संविधान संशोधन 1971 के फर्स्ट प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड, यानी उसको और विस्तृत कर दिया गया। अब उसके विस्तार में क्या बात बोली गई? उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रोविजन आर्टिकल नंबर 39 के बी और सी में जो भी निर्देशक तत्व लिखे गए हैं, उनके अलावा, इसने पहले आपको पता है फर्स्ट प्रोविजन क्या था कि 39 खा और गा के प्रोविजन को लागू करने के लिए यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसको 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इसने क्या कहा? अब इसने कहा कि यदि कोई भी नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब कोई भी निर्देशक तत्व लागू किया जाए, इस टाइप से इसने इसका प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया। अब अगर इसने इस तरीके से एक्सटेंड किया तो उसके बाद अब न्यायालय का मामला आता है। तो न्यायालय में ये केस आया मिनर्वा मिल्स बाद में आया। यह केस आपका 1981 का है, 1980 का है, सॉरी 1980 का यह केस है, 1980 का। अब इस केस के अंदर न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से बोला कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच कोई भी टकराव आता है तो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला प्रोविजन तो इसके अंदर यह बोला गया। दूसरा उन्होंने बोला कि आर्टिकल नंबर 39 बी एंड सी के जो प्रोविजन हैं के प्रावधानों को 14, 19 और 31 पर, अब 31 यहाँ तक खत्म हो चुका था इसलिए 31 हटा देते हैं क्योंकि 31वां जो मूल अधिकार था ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। तो 14 और 19 पर वरीयता दी गई, वरीयता दी गई,
ठीक है, क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? एक तो 42वें संविधान संशोधन में जो एक्सटेंशन था उसको खत्म करने का प्रयास किया। यहाँ पर बोला कि 39 बी और सी के प्रावधानों को 14 और 19 पर वरीयता दी गई। किसमें? मिनर्वा मिल्स वाले मामले में। मिनर्वा मिल्स मामले में यह बात बोली गई। दूसरा, उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हुए बोला कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में जो वो हैं एक गाड़ी के दो पहिए के समान है। इन्होंने इसी के बीच में बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, ये गलत मिसमैच है। बैलेंस्ड इस बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर क्या किया कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, अतः इनके बीच में संतुलन होना जरूरी है। यह बात मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के अंदर न्यायालय ने स्पष्ट की। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन यह है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बस उसको शर्त यह माननी है कि वह जो संशोधन किया गया है वह संविधान के मूल ढांचे को या बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को वायोलेट न करता हो। ठीक है, पार्लियामेंट संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन कर सकती है जिसके संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको एक लिमिट यह लगाई गई है कि वह संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जिसके माध्यम से बेसिक प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन को वायोलेट किया जाता हो या उसको कमज़ोर किया जाता हो या उसके मूल तत्वों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता हो। इस टाइप से आप देखेंगे कि वर्तमान की सिचुएशन यह है। प्रेजेंट सिचुएशन कह सकते थे या हम स्टेटस कह सकते थे। तो आपने क्या सुना? मिनर्वा मिल्स के बाद जो बैलेंस बनाया गया उसके बाद की स्टेटस यह है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में कहीं भी संशोधन कर सकती है। बस ध्यान यह रखना है कि उनके द्वारा जो संशोधन किया गया है उस संशोधन के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा प्रोविज़न उस संशोधन में नहीं होना चाहिए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को वायोलेट करता हो। ठीक है, अब हम रिकैप देख लेते हैं। इस रिकैप के अंदर आप देखेंगे कि हमने जो डीपीएसपी वाला चैप्टर है, डीपीएसपी का जो चैप्टर है इसको हमने दो पार्ट में किया। पार्ट 1 में हमने किया है, इसके अंदर क्या किया है? पार्ट 1 सोर्स किया है, ऑब्जेक्ट किया है और फीचर किए हैं। दूसरा रिलेटेड अमेंडमेंट किए हैं और तीसरा इसके अंदर जो सोशलिस्टिक गांधीयन और लिबरल, ये इन प्रोविजन को हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया है। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया है? पार्ट 2 में हमने किया है भाग 4 के बाहर के डीपीएसपी क्या है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी का टकराव होने पर न्यायालय के द्वारा क्या क्या डिसीजन दिए गए, क्या वर्डिक्ट रही, और उसमें विशेष तौर पर हमने देखा उसमें हमने 1951 की चंपाकम दोराई राजन मामले को देखा जिसमें फंडामेंटल राइट को वरीयता दी गई, लेकिन अमेंडमेंट की छूट भी दी गई। यही बात पड़ी। इसके बाद क्या किया?
पार्लियामेंट के द्वारा पहला संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन लाया गया। फिर 1967 में विशेष रूप से 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इसे गोलकनाथ केस के रूप में जाना गया। इस गोलकनाथ मामले में 1951 के चंपाकम दोराई राजन मामले के प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया गया यानी मूल अधिकारों को वरीयता दी गई, लेकिन एक अवरोध लगा दिया गया कि पार्लियामेंट मूल अधिकारों में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, 24वां एवं 25वां संविधान संशोधन आता है 1971 के अंदर। इस 25वें संविधान संशोधन में क्या किया गया है, इसके अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 31C। इस 31C के 2 प्रोविजन रखे गए। पहले प्रोविजन में बात रखी गई कि 39B और C के विषयों को लागू करने के लिए आर्टिकल नंबर 14, 19, 21, 31 के आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरे प्रोविजन रखा गया कि ये जो सुधार किए गए हैं, इनके लिए जो भी संवैधानिक संशोधन लाया गया है, उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करता है। यह बात यहाँ पर देखने को जैसे ही मिली तो आप देखेंगे 1973 के अंदर केशवानंद भारती का केस आ जाता है। इसके अंदर 25 के जो दूसरे नंबर 25वें संविधान संशोधन का जो सेकंड नंबर का प्रोविजन था, सेकंड प्रावधान था, इसको विधि शून्य घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद पार्लियामेंट की प्रतिक्रिया आती है और उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 25 नंबर आर्टिकल के प्रावधान नंबर 1 को एक्सटेंड कर दिया। उसमें बोला कि मूल अधिकारों में संशोधन के लिए 39 खा और गा का विषय होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी नीति निर्देशक को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है और उन्हें 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यह बात आप 42वें संशोधन के एक्सटेंशन में देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, मिनर्वा मिल्स का केस आता है 1980 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन के इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। स्पष्ट किया कि मूल अधिकारों और डीपीएसपी में टकराव की स्थिति में मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। दूसरी बात कही कि 39B, दूसरी बात के अंदर अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर 39B और C को प्राथमिकता प्रदान की गई। और थर्ड बात, बैलेंसिंग अप्रोच अपनाते हुए उन्होंने कहा कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संतुलन होना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान की रूपी गाड़ी के 2 पहिए के रूप में ये कार्य करते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि पार्लियामेंट किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका डीपीएसपी का चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप प्री से लेकर मेंस तक जैसे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, उसमें अपने PYQ के आधार पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको इससे लाभ हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और अगर कोई सुधार चाहते हैं तो आप आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन किया गया है, आप उसमें खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप आर्टिकल 19 का उपयोग करते हुए विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।